सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि आपको इस सीरीज़ में क्या मिलेगा। हम इसमें डेली एक प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे। इससे आपको बेनिफिट क्या होगा? अगर आप एक बिगिनर हो तो आप रैंडम वे में हर एक कॉन्सेप्ट को सीख पाओगे। स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को कैसे करना है एग्ज़ाम में वो आप यहाँ सीख पाओगे। और अगर आप पहले एग्ज़ाम दे चुके हो तो आप डेली लेटेस्ट प्रीवियस ईयर में पूछे गए कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर रिवाइज कर सकते हो। आपको इस सीरीज़ का फ़ायदा ज़रूर होगा आने वाले एग्ज़ाम्स में। हर एक क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को भी हम देखेंगे और उसे एग्ज़ाम में किस अप्रोच से सॉल्व करना है वो भी हम यहाँ पे जानेंगे। टाइम को कैसे बचाया जा सकता है, हर चीज़ को हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप सीरीज़ को बाय हार्ट फॉलो करते हो तो ये मेरा गारंटी है कि आने वाले एग्ज़ाम में आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम रजत है और मेरे CGL 19 मेंस में 197.5 मार्क्स हैं आउट ऑफ 200। आज हम देखेंगे SSC CGL 2019 टीयर 1 में पूछे गए क्वेश्चंस और आज हमारा डे 1 है। इसमें हम देखेंगे पहला शिफ्ट का क्वेश्चन, 3 मार्च शिफ्ट 1 के सारे क्वेश्चंस मैथ में पूछे गए। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है A, B and C can individually complete a piece of work in 24 days, 15 days and 12 days respectively. B and C started the work and worked for 3 days and left. B और C काम को स्टार्ट करता है और वो 3 दिन काम करने के बाद काम को छोड़ देता है। ठीक है, द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाई A टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, तो जो बचा हुआ काम है उसे A अकेले कितने दिन में करेगा, ये हमारा सवाल है। ठीक है, अगर दो आदमी जब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल दो इंसान है, एक A और एक B। ठीक है, तो मैं कहता हूँ ये 10 दिन में कोई काम करता है, ये 12 दिन में कोई काम करता है। ठीक है, बस इतना ही होता है हम सबसे पहले हमें पता। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम टोटल वर्क पहले एज्यूम करते हैं। और टोटल वर्क हम कैसे एज्यूम करेंगे, हम ऐसा नहीं कि कोई भी रैंडम नंबर ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल टोटल वर्क हम चूज़ कर लेते हैं 50 या फिर 6 या फिर 40 या 30। हम रैंडम नंबर नहीं चूज़ कर सकते, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ 30, ठीक है, टोटल वर्क हम एज्यूम कर लिए 30 है। तो अगर 30 वर्क है और A किसी काम को, ये नंबर ऑफ डेज है आपका। ठीक है, A 10 दिन में काम करता है, B 12 दिन में काम करता है। तो अगर टोटल वर्क हमारे पास 30 है और A किसी काम को 10 दिन में करता है, तो क्या हम कह सकते हैं कि A एक दिन में 3 यूनिट काम करता होगा, 3 यूनिट्स पर डे। जब 3 यूनिट काम एक करेगा तभी जाके 10 दिन में वो 30 काम कर पाएगा। ठीक है, जब हम B की बात करेंगे तो 30 यूनिट टोटल काम है, 12 दिन में ये करता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 30/12 करना पड़ता है। तो आप अगर डिवाइड करोगे तो ये 5/2, ये आपका 2.5 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका डेसिमल में आ जाएगा। और जब भी कैलकुलेशन आपका डेसिमल में जाता है तो आपका स्पीड जो होता है ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम जब ये मानते हैं टोटल वर्क, जब हमें मानना होता है तो हम इसे मानते हैं, LCM लेते हैं जो भी नंबर ऑफ डेज हमारे पास गिवन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 2 रहता 10 और 12, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका LCM हम मान लेंगे अपना टोटल वर्क। इसका LCM हमारा होता है 60। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें मिलता है इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी क्या होता है, टोटल वर्क 60 है और अगर A 10 दिन में वो काम करता है, इसका मतलब 60/10 एक दिन में कितना करेगा, 6 यूनिट। ठीक है, यहाँ से डिवाइड करके इसको लिखना है 6 यूनिट। और अगर B की बात करें तो 60/12 अगर हम कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 5 यूनिट्स। ठीक है, तो ये जो आपका 6 और 5 आता है, ये आपका होता है इफ़िशियंसी। A का क्षमता है ये 6 यूनिट काम करने का,
6 यूनिट्स और बी 5 यूनिट्स काम कर सकता है एक दिन में, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट होता है टोटल वर्क और इफिशियंसी को कैसे लिखना है, ठीक है। अगर आप इतना कर लेते हो तो ये ऐसे इस तरह के सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाओगे इजीली, ठीक है। सो अब क्वेश्चन को हम देखते हैं। वो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है ए बी और सी, ए बी एंड सी किसी काम को 24 दिन में करता है, ये आपका 15 दिन में करता है, ये आपका 12 दिन में करता है, ठीक है। ये आपका नंबर ऑफ डेज है। इतना आपको एग्जाम में ऐसे लिखना नहीं है कि आप डेज लिखते हो फिर यहाँ पे टोटल वर्क लिखोगे, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आपको टोटल वर्क एज्यूम करना है। कैसे एज्यूम करेंगे हम, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। इनका एलसीएम होगा आपका 120। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे इफ़िशियंसी, तो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 120 बाई 24 कितना होगा 5 होगा। ये 120 में 15 से देंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये इसे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ए का एफिशिएंसी, बी का एफिशिएंसी और सी का एफिशिएंसी हमें पता चल गया। अब क्वेश्चन कहता है बी एंड सी स्टार्टेड द वर्क, तो बी और सी अपने अपने एफिशिएंसी से काम स्टार्ट करेगा और 3 दिन तक काम करेगा। तो बी का एफिशिएंसी 8 है एक दिन का और सी का एफिशिएंसी 10 है एक दिन का। तो अगर ये दोनों एक दिन काम करता है तो एक दिन में ये दोनों 18 यूनिट काम कर लेता है, 18 यूनिट्स, ठीक है, एक दिन में कर लेता है। अगर 3 दिन की बात करें तो 3 दिन में कितना करेगा, ये 54 करेगा। सो 120 में से 54 काम ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो इससे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना हो जाएगा 120 में से 54 घटा देंगे अगर हम, तो आएगा 66, ठीक है। अब 66 यूनिट जो काम है हमारे पास, ये कौन करेगा, ये ए करेगा। और ए का एफिशिएंसी कितना है, ए का एफिशिएंसी है हमारा 5। तो ये क्या हो जाएगा 66/5, ये हमें दे देगा कितना दिन में ये काम कर लेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा 13/1/5। तो ये ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ ए लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड 6 tan a is equal to 5, then find the value of 8 sin a minus 4 cos a divided by cos a plus 2 sin a, ओके। सो सबसे पहले आपको ये नोटिस करना है, ये आपका दिया हुआ है यहाँ पे क्वाड्रेंट मेंशन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। हालांकि यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा वैल्यू पॉजिटिव होता है। अगर ये किसी और क्वाड्रेंट यहाँ पे दिया होता, या सेकंड रहता या फिर थर्ड रहता या फिर फोर्थ रहता, तो हमें चेक करना पड़ता कि tan, sin, cos ये सब कौन सा किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। बट यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो हमें साइन का टेंशन नहीं लेना है यहाँ पे। सबसे पहले हम लिख लेंगे tan है, यहाँ से क्या हो जाएगा 5/6, क्लियर। अब हमें फाइंड करना है 8 sin a minus 4 cos a डिवाइडेड बाई cos a प्लस 2 sin a। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, एक तरीका है कि आप यहाँ से सारा वैल्यूज़ को निकाल लो, साइन को निकालो, ठीक है, cos को निकालो, यही दोनों को पुट करना है आपको, ठीक है। बट ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है, जब देखिए आप यहाँ देख सकते हो 8 sin a minus 4 cos a डिवाइडेड बाई cos a प्लस 2 sin a, ठीक है। आपको पता होगा tan a को अगर हम एक्सपैंड करते हैं तो tan का फॉर्मूला होता है sin बाई cos, ठीक है। सो अगर हम ऊपर और नीचे दोनों तरफ अगर हम cos से डिवाइड कर दें, ऊपर भी cos से डिवाइड कर दें, नीचे भी cos से डिवाइड कर दें, तो हम tan तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो ये इंडिविजुअली अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा 8 sin a बाई cos a माइनस 4 cos a कट जाएगा, फिर नीचे भी cos a कट जाएगा, ये हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा प्लस 2 sin a बाई cos a।
आपको एग्ज़ाम में इतना लिखना नहीं है, आप बस यहाँ से डायरेक्ट देख के लिख सकते थे। ये आपका हो जाएगा 8 tan -4/1 + 2 tan। ठीक है, ये चाहो तो आप लिख सकते थे, या फिर आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते थे। 8 × 5/6 -4/1 + 2 × 5/6। आपको डायरेक्ट ये सॉल्व करना था, आप डायरेक्ट आंसर पे पहुँच जाते। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे हो गया 8 tan -4 / 1 + 2 tan। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करेंगे हम। 8 × 5/6 -4 / 1 + 2 × 5/6। ठीक है, 3 ये 4 होगा, ये 2 से ये 3 होगा। ठीक है, तो ऊपर अगर हम सॉल्व करते हैं 20 - 8/3 ऊपर आ जाएगा, और नीचे आपका आ जाएगा 1 + 5/3, ये भी 8/3 आ जाएगा। ठीक है, दोनों कैंसिल हो जाएगा और 1 हमारा आंसर होगा इसका। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है? आपको डायरेक्ट यहाँ से tan का वैल्यू निकालना था। tan आप लिखते कॉपी में, tan = 5/6, फिर इसमें आप डिवाइड करते cos से। अगर यहाँ पे cot दिया होता, ठीक है, तो आपको जिसमें आसान होता, या अगर आप साइन डिवाइड करके आसानी से लिख सकते थे तो साइन से डिवाइड करते आप, तो ये आपका हो जाता है 8 - 4 cot। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते थे। फिर नीचे में आपका क्या हो जाता, नीचे में आपका हो जाता साइन से करते तो cot हो जाता, cot A + 2। आप यहाँ से भी सॉल्व कर सकते थे अगर आप cos से डिवाइड करते तो। फिर आपको tan का उल्टा करना पड़ता और cot का वैल्यू निकाल के इसमें पुट करना था। ठीक है, तो आपको जिससे सुविधा लगता है आप उससे कर सकते हो, बट इजी होता है कि tan दिया हुआ है तो tan में ही आप जल्दी से कन्वर्ट करके इस प्रोसेस को जल्दी से पूरा करो। ठीक है, एक ऑप्शन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, एक करेक्ट आंसर है हमारा इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इफ x - y = 4 and xy is 45 then find the value of x³ - y³। अब कुछ लोग ऐसा होता है कि इसका फॉर्मूला लगाएगा डायरेक्ट x - y ब्रैकेट x² + xy + y²। ठीक है, ये एक x³ - y³ का फॉर्मूला होता है। ठीक है, बट आप यहाँ से देख सकते हो xy = 45 है। जब आप 45 को देखते हो तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है आपके? मेरे दिमाग में आता है 5 और 9 का मल्टीप्लिकेशन। 5 × 9 45 होता है। ठीक है, और आप देख सकते हो इन दोनों का डिफरेंस 4 है। ठीक है, तो अगर x हमारा 9 है और y हमारा 5 है तो क्या ये फुलफिल हो सकता है? देखो आप, x - y = 4, 9 - 5 = 4। ठीक है, तो आप इसको सिर्फ सोच के डायरेक्ट कर सकते थे। 9 × 5 है तो एक 9 है, एक 5 है। 9 का क्यूब आप 729, 5 का क्यूब 125, लास्ट में 4 आएगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप इसको बिना कॉपी पेन के भी कर सकते थे। 9 का क्यूब लास्ट में 9 देता है, 5 का क्यूब लास्ट में 5 देता है, 9 - 5 4 होता है। ऑप्शन में हमारे 4 जिसका आंसर होगा वही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, सारा ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया इसके लिए। अगर आपको मन है तो आप इस पर बैठ के निकाल के देख सकते हो, वही आंसर आएगा। ठीक है, बट एग्ज़ाम में तो ऐसा करना पाप होता है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए एग्ज़ाम में। अगर आप रैंडमली नंबर के साथ सॉल्व कर सकते हो तो आपको नंबर के साथ ही सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर गार्डन इज़ 42 मीटर। ठीक है, द डिस्टेंस कवर्ड बाई रनिंग 8 राउंड्स अराउंड इट इस कितना। ठीक है, तो ये आपका एक सर्कुलर गार्डन है। सॉरी, एक मिनट, ये आपका एक सर्कुलर गार्डन है। ठीक है, ये आपका रेडियस गिवन है 42 मीटर। ठीक है, अब कहता है कि अगर आप इसके 8 चक्कर लगाते हो, 8 राउंड्स, ठीक है, तो कितना डिस्टेंस आप ट्रैवल करोगे मीटर में, ये आपको बताना है। सो अगर आप इसके एक चक्कर लगाओगे तो आप कहाँ लगाओगे? इसके आपको सर्कम्फेरेंस पे एक चक्कर लगाना है। ठीक है, सर्कम्फेरेंस कितना होता है आपका 2πr। ठीक है,
जब आप 2πr ट्रैवल कर लोगे तो आप वहाँ पे आप एक राउंड कंप्लीट करोगे। तो क्या हम कह सकते हैं, अगर 2πr 8 टाइम्स हम करते हैं तो 8 बार में जितना कवर होगा डिस्टेंस वो हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पे 2πr क्या होता है, आपका सर्कमफेरेंस होता है। सर्कमफेरेंस पे आपको 8 राउंड मारना है, ठीक है, 8 राउंड घूमना है आपको सर्कमफेरेंस पे। तो सर्कमफेरेंस इंटू 8 कर देंगे हम, तो कितना हो जाएगा 16 इंटू पाई आर। पाई कितना है, पाई आपका दिया हुआ 22/7 इंटू आर 42, ठीक है। 7 से 6 टाइम्स जाएगा ये, आप देख सकते हो। 6 इंटू 2 6 दिन 12 2 कितना हो जाएगा ये, लास्ट में 2 आ रहा है आपका, ठीक है। अब 2 ऑप्शन 2 में है, ये इसमें और इसमें, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा इसके लिए, ठीक है। कैसे आप देख सकते हो, 16 इंटू 6 कितना होता है 96 इंटू 22 करना है, ठीक है। 100 इंटू 22 आपका होता है 2200, तो ये वैल्यू आपका 2200 से कम ही होगा। 2200 से कम ऑप्शन कौन है, जिसमें लास्ट में 2 आता है, 2112, ठीक है। ये तो 4200, ये बहुत ज़्यादा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है यहाँ से, ठीक है। तो आपको यूनिट डिजिट भी देखना है कहीं कहीं पे, ये भी आपका कैलकुलेशन को ठीक कर देता है, ठीक है। वरना आप यहाँ पे 96 इंटू 22 करोगे, करके देख लो, ठीक है। ये आपका देखो, आप 2112 ही आपका आ रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 जैसे ये है DI का क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है, आपको ये नहीं करना है कि आप बैठ के आप एक एक वर्ड पढ़ो, द गिवन टेबल शोज द नंबर। आपको देखना है ये ईयर, आपको इतना भी पता होगा ये ईयर्स गिवन है। ABCD क्या है, ABCD आपका 5 डिफरेंट मॉडल है, ठीक है। ये ABCD हो गया, यहाँ आपका टोटल गिवन है, ठीक है। बस इतना देख लिए काफ़ी है। अब जैसे ही आपका यहाँ लिखा हुआ है इन द ईयर 2015, आपको आपका नज़र सीधा 2015 पे जाना चाहिए, ठीक है। विच टाइप ऑफ कार कॉन्स्टिट्यूट्स एग्जैक्टली 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कार प्रोड्यूस्ड दैट ईयर। उस साल 100 कार प्रोड्यूस हुआ है, पूछ रहा है 20% कौन कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, तो 20% आपका ई है, देख सकते हो। ई आपका 20% दे रहा है टोटल का, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। क्या वक्त लगेगा इसे, मुश्किल से मुश्किल 10 से 15 सेकंड, 10 सेकंड लगेगा इसे क्वेश्चन सॉल्व करने में। मान लेते हैं हम 15 सेकंड, 15 सेकंड बहुत होता है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ये सारे क्वेश्चंस आपके बोनस हैं पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए पर्सन सेल्स एन आर्टिकल एट 10% बिलो इट्स कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस से 10% कम पे कोई इंसान एक सामान को बेचता है। हैड ही सोल्ड इट फॉर ₹332 मोर, अगर वो 332 रुपये ज़्यादा में बेचता, ही वुड हैव मेड ए प्रॉफिट ऑफ 20%, तो उसे 20% का फ़ायदा होता। तो हमें बताना है व्हाट इज़ द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, ठीक है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि 100 रुपये हमारा CP था, ठीक है। तो केस 1 जो है उसमें क्या कहता है 10% कम में बेचता है, तो 10% क्या होगा आपका कम करके SP1 कितना हो जाएगा, 90 रुपये में बेचा होगा क्या। 10% का 100 रुपीज़ का CP है अगर, तो 10% इसमें कम कर देंगे तो 10 रुपये कम हो जाएगा। 10 रुपये कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 90। सेकंड केस आपका क्या कहता है, ही वुड हैव मेड ए प्रॉफिट ऑफ 20%, 20% का फ़ायदा होता। 20% का उसको फ़ायदा कब होगा, जब CP पर 100 रुपीज़ के CP पे उसको 20 रुपये का फ़ायदा होगा। क्या 20% कितना होता है 100 रुपीज़ का, 20, मतलब वो 120 में बेचता तब, मतलब 120 में बेचेगा तो उसे 20% का फ़ायदा हो रहा है। और पहले केस में वो 10% या फिर 10 रुपये नुकसान पे बेच रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या कहता है, हैड ही सोल्ड इट फॉर ₹332 मोर। तो अब देखिए CP हमारा 100 है, पहला बार में ये 10% कम में बेचता है, ठीक है। और कहता है 332 रुपये ज़्यादा में अगर ये बेचा होता, मतलब 332 रुपये ज़्यादा में बेचा होता तो इससे 20% का मुनाफा होता। तो क्या हम कह सकते हैं 120 और 90 का जो डिफरेंस है वही आपका 332 है।
कि पहला सिनेरियो क्या देखा, देखो आप देख सकते हो पहला सिनेरियो क्या है, 10% कॉस्ट प्राइस से कम में बेच रहा है, 90 में बेच रहा है, ठीक है। अगर वो 332 ज़्यादा में बेचता, 332 रुपये ज़्यादा में बेचता, ठीक है, तो वो 20% फ़ायदा पे रहता। तो 20% फ़ायदा आप किधर देख सकते हो, देखो 120 पर आ रहे हो आप, तो इन दोनों का डिफरेंस कह सकते हैं हम कि 132 है, कह सकते हैं, ठीक है। यही है डिफरेंस आपका। सो 120 माइनस 90, 30 इज इक्वल टू 332। अब यहाँ से हमें निकालना है ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस हमारा ये है 90, तो ये 90 का हमें पता करना है। तो ये 3 टाइम्स हो रहा है, तो ये भी आपका इधर 3 टाइम्स हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 996, ठीक है। क्लियर है? तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है हमारा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। आई होप ये करने का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, बट मैं फिर भी सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे ये प्लस माइनस में जा रहा है, माइनस प्लस में हो रहा है, मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इसे सबसे पहले लिख लेते हैं 42 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 8 इंटू 2 माइनस 15 बाई 8 2 प्लस 4 माइनस 9 इंटू 3, ठीक है। सबसे पहले हमें डिवाइड को सॉल्व करना है, तो क्या हो जाएगा 42 प्लस 4 माइनस 16 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 4 माइनस 27। 42 प्लस 46 में से 31 घटाएंगे कितना हो जाएगा 15, ठीक है, बाई 8 माइनस 27 माइनस 19, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है इसके लिए, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। माइनस 15 बाई 19, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो आपको फिर से ये क्वेश्चन पढ़ना, ऊपर वाला पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं होता, ठीक है। आप इसे छोड़ो, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन कहाँ पे क्या दे रहा है, क्वेश्चन कहता है इफ़ 2013 एंड 2014 आर पुट टुगेदर, 2013 2014, विच टाइप ऑफ कार्स कॉन्स्टिट्यूट एग्जैक्टली 25% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस इन दोज ईयर्स। मतलब ये दोनों साल में कौन सा ऐसा कार है जो एग्जैक्टली 25% है टोटल नंबर ऑफ कार्स के, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कार्स क्या है, देखिए ये है आपका 300 का 25% क्या होता है 1/4, 1/4 क्या होगा इसका 75। अब आपको देखना है 75 कौन सा कार है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली मुझे दिख रहा है ये 40 और 35, ठीक है। आपको सबको ऐड नहीं करना है, एक नज़र आपको दौड़ाना है ऊपर ऊपर, आपको देखना है। देखो आप देख सकते हो ये डी जो है 40 प्लस 35 75 ये दे रहा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। जो डरने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपको DI काफ़ी इजी आता है, बहुत सारे शिफ्ट में काफ़ी इजी आपको मिलेगा देखने को। किसी शिफ्ट में आपको उसमें लेंदी क्वेश्चन मिल जाता है, ठीक है। वो हम आने वाले शिफ्ट में अच्छे से देखेंगे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है A, B and C are 3 points on a circle such that the angles subtended by the chord AB and AC at the center O are 110 and 130 degrees respectively. Then find the value of angle BAC, ठीक है। तो सबसे पहले हमें सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका सर्किल है, ये आपका हो गया सेंटर O, ठीक है। 3 पॉइंट कह रहा था, ये हम 3 पॉइंट मान लेते हैं A, B एंड C, ठीक है। यहाँ पे हम बीच में A को क्यों मान रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हो कॉर्ड AB भी है और कॉर्ड AC भी है। तो A से कॉर्ड C पे भी जाना है, C पे भी जाना है, A से B पे भी जाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप पॉइंट को लेके यहाँ पे C बना लिए, थोड़ा मुश्किल हो सकता है, ठीक है। तो आप A को बीच में रखिए ऐसे सिचुएशन में। अब कहता है AB कॉर्ड, तो हम AB कॉर्ड ड्रॉ कर लेते हैं। यह आपका है कॉर्ड AB, ठीक है, और ये है कॉर्ड AC, ठीक है। अब कहता है ये एंगल सबटेंड करता है
ये एंगल सबटेंड कर रहा है यहाँ पे सेंटर पे, ठीक है। तो एंगल जो कॉर्ड ए बी है, कॉर्ड ए बी ये 110 डिग्री बना रहा है। कॉर्ड ए बी ये आपका जो है 110 डिग्री बना रहा है, और ये जो है ये आपका बना रहा है 130 डिग्री, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ सी, ठीक है। आपको पता होगा कि सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल 180 डिग्री होता है। अगर ये 110 है, हम सबसे पहले बात कर रहे हैं ट्रायंगल ए ओ बी की, ठीक है। ए ओ बी में देखते हैं हम 110 डिग्री दिया हुआ है, तो दो एंगल हमारे पास बचता है, ये और ये, ठीक है। तो आप देख सकते हो ओ ए एंड ओ बी ये आपका क्या है, ये आपका रेडियस है, ठीक है। और रेडियस बराबर होता है, तो ये जो साइड, ये दोनों साइड है, साइड बराबर है, ठीक है। और ये भी आपको पता होगा कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है और उसमें से कोई भी दो साइड बराबर है, तो उसके अपोजिट जो एंगल होता है वो बराबर होता है, ठीक है, किसी भी ट्रायंगल में। तो ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो हम कह सकते हैं अगर ये 170 डिग्री 110 डिग्री है, तो जो बचा हुआ 70 डिग्रीज़ है वो इन दोनों में आपस में डिवाइड हो जाएगा, 35 डिग्री दोनों का हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपका एंगल है ये आपका 35 होगा और ये भी आपका 35 होगा, ठीक है। वैसे ही इसमें हम देखेंगे, इसमें 130 डिग्री है, तो 50 डिग्री बचा, 50 में 25 इसका है, 25 इसका है, ठीक है। ये भी रेडियस है दोनों, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो हमें निकालना था एंगल बी ए सी कितना हो जाएगा, 35 + 25 60 डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा इसके लिए करेक्ट आंसर है। क्लियर है। अब मैं इसी क्वेश्चन में आपको कुछ और कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे ये सर्किल है, ये हमारा सेंटर है, ठीक है। ये कॉर्ड हो गया एक, ये कॉर्ड हो गया एक दूसरा, ठीक है, ए सी बी, ठीक है। ये आपका यहाँ से ये है, ठीक है। अब देखे थे यहाँ पे 110 डिग्री था और ये आपका 130 डिग्री था, ठीक है। तो एक सेंटर से टोटल एंगल जो होता है वो 360 होता है। मतलब अगर हम सिर्फ सेंटर की बात करें, सर्किल है ये पॉइंट, तो इसके चारों जो एंगल होता है वो 360 होता है, ठीक है, 360 डिग्री। तो ये आप देख सकते हो ये आपका टोटल कितना है, 240 है, 130 + 110, ठीक है। और किसी भी सेंटर, अगर ये इस लाइन को यहाँ से हम ये बढ़ाते हैं, ये आगे, ठीक है, अगर इसे हम ज्वाइन करते हैं, मान लेते हैं ये ई है आपका ई, ठीक है। जो सेंटर पे जो एंगल होता है, ठीक है, वो डबल होता है इस एंगल के, ठीक है। अगर ये 240 है तो ये 120 होगा, ठीक है। मतलब ये कॉन्सेप्ट ये है, ये थ्योरम है, एक सर्किल है, एक लाइन है ये, ठीक है, ये आपका सेंटर है। ये एंगल और ये एंगल के बीच में रिलेशन क्या होता है, ये जो एंगल होता है अगर ये थीटा है तो ये आपका 2 थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 240 है, ये एंगल पूरा 240 है, तो ये एंगल आपका 120 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। और इसके बाद हम देखेंगे ये आपका ए हो गया पॉइंट, ए बी ई और सी। अगर हम इसकी बात करते हैं टोटली, तो ये आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, एक सर्किल है, उसके अंदर अगर एक क्वाड्रिलेटरल है और वो क्वाड्रिलेटरल का चारों पॉइंट, जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप ए बी ई सी, चारों पॉइंट अगर उसके सर्कमफेरेंस पे लाई करता है तो वो आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाता है, ठीक है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का सबसे बड़ा खासियत है उसका अपोजिट एंगल जो होता है, ये एंगल
एंगल बी ई सी ये वाला एंगल और एंगल बी ए सी ये एंगल, ये दोनों का सम 180 होता है। एंगल मतलब अपोजिट का एंगल सम 180 होता है, ठीक है। एंगल बी ई सी एंगल बी ए सी ये दोनों का सम आपका होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन तो आपको इसी तरह सॉल्व करना था जैसे पहले केस में हम सॉल्व किए थे, इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। बट इसे मैं आपको कुछ कुछ बताना चाह रहा था, ठीक है। तो एक ये है, अगर एक सर्किल है, अगर एक सर्किल है, एक पॉइंट के चारों ओर 360 डिग्री एंगल होता है। एक सर्किल है हमारे पास, अगर कोई भी कॉर्ड एक है जो कि सेंटर पे एंगल बनाता है और वो सर्कमफेरेंस पे कहीं पे भी एंगल बनाता है, तो ये एक दूसरे का डबल होता है, ठीक है। सेंटर वाला डबल होता है इसके, ये थीटा के, ठीक है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल जो होता है उसका सम 180 होता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बट इसे सॉल्व आपको इसी तरह से करना है, ठीक है। इससे काफ़ी आसानी से आप 60 आंसर निकाल पाओगे। क्लियर है? नेक्स्ट है, ए ट्रेन क्रॉसेज ए पोल इन 12 सेकेंड, ठीक है। एक ट्रेन एक पोल को, एक पोल है मान लेते हैं, ये एक पोल है, ठीक है, इसे 12 सेकेंड में क्रॉस कर लेता है। एंड अ ब्रिज ऑफ लेंथ 170 मीटर इन 36 सेकेंड, देन द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अगर सबसे पहले हम केस की बात करते हैं, केस 1 में सिर्फ ये पोल को पार करता है, ठीक है। तो पोल को पार करेगा तो पोल का डिस्टेंस कुछ नहीं होता है, पोल एक लंबा सा रॉड होता है, तो इसका कोई डिस्टेंस नहीं होता, हम इसका डिस्टेंस 0 लेते हैं, कुछ नहीं लेते हैं, ठीक है। जब भी एक पोल का केस होता है तो उसमें जो एक ट्रेन होता है वो सिर्फ अपना दूरी ट्रैवल करता है। मतलब पोल के केस में जो हमारा डिस्टेंस होता है वो सिर्फ लेंथ ऑफ ट्रेन होता है, ट्रेन का लेंथ ही वो क्रॉस करता है, खुद का लेंथ वो क्रॉस करता है, ठीक है, पोल वाले केस में। सेकंड केस जो है ब्रिज का जो केस है, ब्रिज में वो ट्रेन जो होता है वो अपना लेंथ भी क्रॉस करता है प्लस ब्रिज का भी जो लेंथ होता है उसे भी क्रॉस करता है, ठीक है। ब्रिज का लेंथ प्लस ट्रेन का लेंथ, क्लियर है। ये डिस्टेंस हुआ सेकंड वाले केस में। तो आप देख सकते हो पहला वाला में डिस्टेंस आपका ट्रेन है और टाइम आपका 12 सेकंड है। नेक्स्ट में आपका ये आपका ट्रेन है प्लस ब्रिज है और इसमें टाइम है, मतलब ट्रेन प्लस 170, ठीक है, और इसमें टाइम है 36 सेकंड। तो आप एक बात को समझो, इन दोनों केस में डिफरेंस कहाँ आ रहा है? ये 12 सेकंड में कर रहा है, ये 36 सेकंड में कर रहा है। दोनों में तो ट्रेन कॉमन ही है हमारे पास। ट्रेन इस पहले वाले पोल वाले केस में भी ट्रेन खुद का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा था, दूसरे वाले में भी ट्रेन अपना डिस्टेंस के साथ इस ब्रिज वाले डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा था, ठीक है। अब यहाँ तो दिया हुआ नहीं है कुछ भी कि पहले में स्पीड ट्रेन ज़्यादा तेज चल रहा था, दूसरे में ट्रेन धीरे चल रहा था, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो टाइम का गैप आया हमारा, पहले में हम 12 सेकंड में कर रहे थे, दूसरे में हम 36 सेकंड में कर रहे थे, ये जो 24 सेकंड का गैप आया हमारे पास, क्या हम कह सकते हैं कि ये इस ब्रिज की वजह से आया? ट्रेन तो पहले भी क्रॉस किया खुद का लेंथ, ब्रिज में भी अपना लेंथ क्रॉस किया, बट जो ब्रिज का लेंथ था 170 मीटर, उसको क्रॉस करने में इसको एक्स्ट्रा 24 सेकंड लग जाता है। मतलब 170 मीटर इन 24 सेकंड्स, ठीक है। ये आपका स्पीड है ट्रेन का। यहाँ पे आपसे पूछता है किलोमीटर पर आवर में। किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए हम 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 6 से 3 6 4, ठीक है। इससे कितना आवर में जाएगा? ये 34 टाइम्स, ये 2, ये 17, 51/2। 51/2 कहाँ है? ऑप्शन सी, 25.5 kmph। अगर आप मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाते हो तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा 18/5 से। अगर आप
किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाते हो तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है इसी में तो अब देखिए, मीटर पर सेकंड से हम किलोमीटर पर आवर में जब जाते हैं तो हम छोटे से बड़े में जाते हैं, और छोटे से बड़े में जाने के लिए अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 1 से ज़्यादा हो वैल्यू, तभी तो हम इंक्रीज़ कर पाएंगे ना। तो ये देखिए 18/5 आपका 1 से बड़ा होता है और ये 5/18 आपका 1 से छोटा होता है। जब बड़े से छोटे में जाएंगे तो छोटे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, छोटे से बड़े में जाएंगे तो बड़े वाले से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में इतना कुछ भी नहीं करना था, ये तो आपको समझाने के लिए इतना बता रहा था। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था तो ईजीएस्ट वे क्या था सॉल्व करने का, ये मैं बताता हूँ आपको। एक मिनट। तो इसमें हमको कुछ नहीं करना था, इसमें हमको करना था, आप देखते 12 सेकंड था और फिर 36 सेकंड था। बस आपको ये देखना था कि डिफरेंस कहाँ से आ रहा है। डिफरेंस हमारा 170 मीटर से आ रहा है। 170 मीटर से जो डिफरेंस आ रहा है 24 सेकंड्स की वजह से आ रहा है, यही हमारा स्पीड है, ठीक है। 170 मीटर का डिस्टेंस 24 सेकंड में कवर किया जा रहा है, ठीक है। इसमें आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना था, बस यहाँ से आप कैलकुलेट करके आंसर निकाल सकते थे तुरंत। ये मैं आपको सारा कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बताया हो इतना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कहता है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए स्कूल, ठीक है। बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो यहाँ पे गिवन है। ऑफ 640 स्टूडेंट्स इज़ 5:3। अब यहाँ पहले हमें इसे डिवाइड कर लेंगे। 640 स्टूडेंट है और हमें डिवाइड करना है इसे 5:3 में, मतलब 5:3 मतलब 8 पार्ट में बांटना है। तो इसे 8 पार्ट में हम बांट लेंगे। एक पार्ट का कितना आ जाएगा 80, तो 80 5:3 है, तो एक को 80 × 5 कर देंगे, मतलब 400 इधर हो गया, 240 इधर हो गया, ठीक है। 640 स्टूडेंट टोटल था, इसे हमें 5:3 में डिवाइड करना था। तो हम सबसे पहले सॉरी थोड़ा ये 640 को हम डिवाइड कर लिए 8 से। यहाँ से हमें 1 यूनिट पता चल गया, 1 यूनिट हमारा 80 है। अब 5 यूनिट और 3 यूनिट हमें निकालना है, तो 5 यूनिट के लिए 18 × 5, 3 यूनिट के लिए 18 × 3, ठीक है। तो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो आ गया। अब कहता है इफ़ 30 मोर गर्ल्स आर एडमिटेड इन द स्कूल, 30 लड़की और ऐड हो जाती है, ठीक है। देन हाउ मैनी मोर बॉयज़ शुड बी एडमिटेड सो दैट द रेशियो ऑफ बॉयज़ टू दैट ऑफ गर्ल्स बिकम्स 14:9। अब यहाँ पे फाइनल रेशियो दे दिया, ठीक है। तो अब देखो लड़की टोटल कितनी हो गई, लड़की टोटल हो गई 270, ठीक है। 240 पहले थी, 30 बाद में आई। ये जो 9 है वो 270 को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। तो क्या आप देख सकते हो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर 30 का है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 30 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होना चाहिए इसके फाइनल वैल्यू में, जो यहाँ पे वैल्यू आएगा। तो ये आ जाएगा 420, मतलब 400 पहले था और फाइनल 420 बता रहा है। इसका मतलब 20 लड़का भी ऐड हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है? ये आपको यहाँ पे देखना था कितना मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनता है। 9 गिवन था, 270 बन रहा था, 30 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। इधर साइड में भी 30 का फैक्टर होगा, 30 का फैक्टर करके आप यहाँ पे 420 लिख के आंसर मार्क कर सकते थे, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। इसे आपको लंबे प्रोसेस से सॉल्व करने में फ़ायदा है। आप इसमें सीखने को भी आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा इसमें, ठीक है। तो हम इसे मान लेते हैं x 2a = y 2b = z 2c = k। एक कांस्टेंट हम मान लिए। अब यहाँ से x हम निकालेंगे तो x हो जाएगा आपका k 1/2a। ये पावर में इधर जाके नीचे चला जाएगा। फिर y = k पे पावर 1/2b
z इज इक्वल टू k पे पावर 1/2c। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज बाई बी सी इज इक्वल टू वाट। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई जेड। अब ये एक्स हमारे पास गिवन है, के 1/2 एक पावर का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई जेड। वाई कितना है, के 2/b इंटू के 1/2c। ठीक है, इस पावर को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा देगा के 1/a, 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका के 1/2b प्लस 1/2c। जब हमारा बेस हमारा जब कॉमन होता है, ये जो बेस है हमारा जब कॉमन है, तो ये जो अगर इसमें मल्टीप्लाई होता है तो ये दोनों जो पावर होता है वो ऐड ऑन हो जाता है। ठीक है, यहीं पे अगर मल्टीप्लाई की जगह अगर डिवाइड होता तो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो जाता। ठीक है, तो अब देख सकते हो दोनों तरफ आपका बेस सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, पावर जो है वो सेम हो जाएगा। ठीक है, इधर वाला दोनों पावर ठीक सेम हो जाएगा, प्लस 1/2c। अब क्या करेंगे, इधर हम एलसीएम ले लेंगे, 2bc, ये क्या हो जाएगा आपका c प्लस b, ये 1/a। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 2bc इज इक्वल टू ac प्लस ba। ठीक है, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, ये जो 2bc है ये यहाँ पे आप देख सकते हो ac प्लस ab, ये दोनों का वैल्यू हमें मिल गया 2bc। ठीक है, तो इसके जगह हम पुट कर देंगे 2bc प्लस एक bc बच गया है, ये bc यहाँ पे हो गया अपॉन bc, ये आपका 3bc बाई bc ये आपका हो गया, ये आपका कट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका आंसर 3 ऑप्शन बी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया हो, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13। इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 40%, 40% आपका क्या होता है, 40% जब इंक्रीज होता है तो हम कहते हैं 5 से 7 में जा रहा है। मतलब अगर कोई भी चीज़ 100 है तो 100 से 140 हो रहा है, 40% है यहाँ पे देख सकते हो, 40% बोलो या फिर प्लस 40 बोलो। ठीक है, क्लियर है। तो 40% जब इंक्रीज होता है तो हम कहते हैं 5 से कोई भी आइटम 7 हो रहा है, या फिर उसे अगर नॉर्मली लिखना है तो 100 से 140 हो रहा है। इसे आप बीच 20 से 5 या 20 से 7। ठीक है, अगर हम कहते हैं डिक्रीज हो रहा है 20 का, तो 5 से 4 होता है। कैसे, 100 से 80 हो रहा है कोई भी चीज़, 25 टाइम्स 24 टाइम्स। ठीक है, तो ये जो परसेंटेज का जो वैल्यू था, वैल्यू टर्म्स में, वो तो हम लिख लेंगे तुरंत। ठीक है, लेंथ हमारा 5 से 7 हो रहा है, ब्रेड्थ ये आपका 5 से 4 हो रहा है, ये हमारा केस 1 है, ये हमारा केस 2 है। ठीक है, पहले ये 25 था एरिया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है एरिया, 5 से 5 25, और ये 7 से 4 28। ठीक है, पहले 25 था अब 28 है, 3 का फ़र्क है मतलब 12% ऑप्शन डी। ठीक है, कैसे हो रहा है देखिए, ये 25 से 28 जा रहा है, ये 3 का डिफरेंस है, 3 बड़ा हो रहा है। ठीक है, 25 से अगर हम इंटू 4 करते हैं तो ये 100 होता है, तो ये 4 से इंटू 4 करेंगे तो ये हमारा 12% हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बेस तो हम 100 ही मानते हैं ना परसेंट निकालने के लिए, या फिर ऐसे भी समझ सकते हो आप, 25 से 28 हो रहा है, 3 का गैप है, 3/25 इंटू 100 परसेंटेज निकाल लेते हैं हम, 25 से 4 बार में 4 से 12% ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते थे। ठीक है, क्लियर है। लेकिन मैं कैसे बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ जब भी 25 है, ठीक है, ये 25 है तो आपको ये पता है कि इंटू 4 करते हैं तो ये 100 बनता है। तो जो गैप था ये 25 और 28 के बीच में 3 था, इसमें भी तो 4 इंटू करेंगे ना बेस परसेंट पे जाने के लिए, ये 12% हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का।
क्वेश्चन नंबर 14, आउट ऑफ 6 नंबर्स द सम ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स इज 7 times the sixth number. If their average is 136, then the sixth number is A, B, C, D, E, F. ये हमारा 6 नंबर है, ठीक है. द सम ऑफ फर्स्ट 5 नंबर इज 7 times द सिक्स्थ नंबर. कहने का मतलब ये बोल रहा है A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये जो सम ऑफ फर्स्ट 5 नंबर से ये 7 times है सिक्स्थ नंबर का, ठीक है. ये हमें पता है. अब बोल रहा है एवरेज का, तो A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ. ये एवरेज अगर इसका निकालेंगे तो क्या होगा, बाई 6 हो जाएगा, ठीक है. यहाँ पे बाई 6 हो जाएगा. ये है हमारा 136. तो क्या हम A प्लस बी प्लस सी प्लस डी यहाँ तक जो गिवन है, ये इसके जगह पे हम 7F लिख सकते हैं. तो ये 7F हो गया प्लस F 8F, और ये 6 को इधर हम जाके इंटू कर देंगे. 136 इंटू 6, 8 से ये 1 जाएगा 17 टाइम्स, ठीक है. 17 इंटू 6 कितना होता है, 17 इंटू 6 होता है 102. ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है. हमसे पूछ रहा था ना सिक्स्थ नंबर क्या है, सिक्स्थ नंबर F इज इक्वल टू 102, ठीक है. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15. इफ द नंबर 1005x4 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 8, देन द स्मॉलेस्ट इंटीजर इन द प्लेस ऑफ x विल बी. 4 ऑप्शन है. या तो आप डिविजिबिलिटी रूल से डायरेक्ट करके देखो, या फिर वैल्यू पुट करो. स्मॉलेस्ट इंटीजर बोल रहा, सबसे पहले 0 को ट्राई करेंगे. यहाँ पे 504 हो गया. 8 से करेंगे 8648 2, ये कट रहा है. ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है. कैसे देखो, 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट डिजिट डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है. लास्ट डिजिट डिविजिबल होना चाहिए. 4 का डिविजिबिलिटी क्या होता है, डिविजिबिलिटी रूल लास्ट 2 डिजिट जो है, लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है. 4 से 8 के लिए क्या होता है, लास्ट 3 डिजिट. 16 के लिए क्या होता है, लास्ट 4 डिजिट, ठीक है. डिविजिबल होना चाहिए 8 से 16 से, ठीक है. ऐसे तो ये जो नंबर था आपका 1005x4, ठीक है. 1005x4. अब इसे हमें निकालना था 8 से, तो हम लास्ट का 3 डिजिट को चेक करेंगे. 5x4 स्मॉलेस्ट का बात था, तो यहाँ पे 0 हम रख के देखते हैं. 504, तो आप जानते हो 5048 से आप डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा. 8 से 6 बार में 48, 48, 2 बचेगा. 8 से 3 टाइम्स में 24, ठीक है. तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है इसके लिए, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 नंबर. इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b. तो ये एक डायरेक्ट एक्सप्रेशन है. अगर a प्लस बी 45 डिग्री होता है तो 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b, इसका वैल्यू आपका 2 होता है, ठीक है. ये डायरेक्ट है. इसे आप कहीं लिखना चाहो तो लिख सकते हो. अगर a प्लस बी 45 डिग्री होता है तो 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b आपका 2 होता है, ठीक है. इससे पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है 2 इंटू दिस एक्सप्रेशन, ठीक है. तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया. ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है इसके लिए, ठीक है. ये अब डायरेक्ट एक्सप्रेशन है, इसे आप कॉपी में नोट कर सकते हो चाहो तो, ठीक है. डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे पूछा गया था, कभी भी रिपीट कर सकता है ये सब क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, इन ट्राइंगल ABC MN पैरेलल BC. ये जो MN है आपका, ये पैरेलल है आपका BC के, ठीक है. देन द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल MBCN ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये वैल्यू गिवन है. इसका एरिया 130.
AN रेशियो NC ये 4 है, NC आपका 5 है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं पूरा AC की तो AC पूरा 9 है, ठीक है। तो मुझे पूछ रहा है एरिया ऑफ MAN, तो ये ऊपर में जो छोटा वाला ट्रायंगल है ये, इसका एरिया हमसे पूछ रहा है, ठीक है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। इसमें जो कॉन्सेप्ट लगा है वो सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब देखो आपको ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। अगर ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है आपका, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये M है, ये N है, ये B है, ये C है, ठीक है, ये A है, ये MN पैरेलल है BC के। जब भी दो लाइन पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल हो जाता है उसके लिए MB BM, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होता है, इक्वल होता है, ठीक है। ये एंगल इक्वल होता है, ये दोनों एंगल भी इक्वल होता है, ठीक है। दोनों पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल का काम करता है, ये जो लाइन है MB और NC, ठीक है। तो ये ट्रायंगल में ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और एंगल A हमारा कॉमन है, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल MAN और ट्रायंगल BAC, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। और सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, हम साइड के जो रेशियो है, जो साइड का रेशियो होता है, किसी भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, उससे हम एरिया को फाइंड कर सकते हैं काफ़ी आसानी से, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं छोटे वाले और बड़े वाले ट्रायंगल की, तो छोटे वाले ट्रायंगल का जो साइड है वो 4 है ट्रायंगल MAN की, और इसी का अगर हम बड़े वाले का बात करते हैं तो बड़ा वाला का साइड का रेशियो क्या है, 9, ठीक है। तो ये हमारा साइड रेशियो हो गया दोनों ट्रायंगल का। और अगर इससे हम एरिया लिखना चाहें तो जो साइड रेशियो होता है उसी का स्क्वायर आपका होता है एरिया रेशियो। मतलब छोटा और बड़े वाले ट्रायंगल का अगर हम एरिया रेशियो लिखें तो 16:81, ये आपका हो जाएगा एरिया 61 छोटे वाले का MAN का, और ये आपका 81 हो जाएगा BAC का बड़े वाले का, ठीक है। और आप देख सकते हो बड़े वाले, पूरा बड़े वाले का 81 है, ये छोटे वाले जिसको हम ये डार्क करके रखें ये आपका 16 है। तो क्या कह सकते हैं 18 माइनस 16, जब 81 माइनस 60 करेंगे 16 हम, तो ये 65 आएगा। और ये 65 आपका B, ये क्वाड्रिलेटरल जो है BC, ये MBCN, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया होगा, क्योंकि बड़े वाले का 81 है, इस छोटे वाले MAN का, ये वाला छोटे वाला MAN है, इसका 16 है। अगर इन दोनों को घटा दे तो ये हमें ये जो बचा क्वाड्रिलेटरल है इसका एरिया आ जाएगा। तो इसका एरिया 65 यहाँ पे है और ये गिवन है 130, इसका 130 दिया हुआ है, मतलब 2 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। अब आपसे क्या पूछ रहा था, एरिया ऑफ ट्रायंगल MAN क्या है, 16 है, इसका भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2 हो जाएगा, तो 32। तो ऑप्शन C हमारा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। ये भी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, डिस्काउंट देने पर लॉस होता है, गेन होता है, ऐसा क्वेश्चन अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। ए शॉपकीपर मार्क्स द प्राइस ऑफ द आर्टिकल इन सच अ वे दैट आफ्टर अलाउइंग 28% डिस्काउंट ही वांट्स ए गेन ऑफ 12%, ठीक है। तो हमें बताना है कि कॉस्ट प्राइस कितना है। तो देखो जब डिस्काउंट का बात आता है, डिस्काउंट होता क्या है, आप किसी दुकान में जाओगे, किसी भी सामान को उठाओगे, उस पर आप बोलोगे भैया इस पर डिस्काउंट चाहिए, तो उसमें जो मार्क्ड प्राइस होता है MP, ठीक है, मार्क्ड प्राइस होता है, वो जो टैग में होता है वो मार्क्ड प्राइस होता है, ठीक है। तो आपको MP पे डिस्काउंट मिलता है। फॉर एग्जांपल 100 MP है, मैं बोल रहा हूँ अगर 28% का डिस्काउंट चाहिए तो 28 कम करके वो आपको 72 में देगा, मतलब 100 रुपीज़ MP था
और ये आपको डिस्काउंट 28 रुपया का दे के ये आपको 72 रुपया में सेल कर दिया, 72 रुपीज़ में, ठीक है। तो जब भी ये परसेंट डिस्काउंट का होता है उससे अगर आप एक्सपैंड करोगे तो आपको MP रेशियो SP मिलता है, ठीक है। मतलब MP आपका यहाँ पे 100 है और 28 रुपये का डिस्काउंट है, मतलब SP आपका 72 है, ठीक है। गेन चाहिए इसको 12% का, ठीक है। मतलब 100 रुपया अगर CP है तो SP आपका 112 होना चाहिए। इसे हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। ये 25 हो गया, ये 28 हो गया, ठीक है। 25 4 से 25 में जाता है, ये 4 से 28 में जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे CP SP का रेशियो हमें मिल गया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी SP का रेशियो, यहाँ पे 25:18 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों रेशियो को मर्ज कर देंगे, ठीक है। मर्ज करके हम क्या करेंगे, हमारे पास दो रेशियो आ गया, एक CP SP का रेशियो आ गया और एक MP SP का रेशियो आ गया, ठीक है। और इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या है, SP, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, CP SP और MP इन तीनों का रेशियो लिख लेंगे, ठीक है। CP कितना है भाई, CP 25 है, सॉरी CP 25 है, SP 28 है, ठीक है। SP 18 है और MP 25 है, सॉरी। अब इसे हम कैसे करेंगे, 1 मिनट। यह आपका 25 है, तो इसे हम कैसे अब कॉमन करेंगे रेशियो को, ठीक है। ये हमें देखना है। तो हम क्या करते हैं, इसे कुछ नहीं करना, ये 28 है, इसके आगे 28 लिख देना है, ये 18 है, इसके आगे 18 लिख देना है। कैसे करते हैं, देखिए हमें इक्वल करना है, ठीक है। क्या होता है इसमें, पहले वाले केस में SP हमारा 28 है, दूसरे वाले केस में हमारा SP 18 है, ठीक है। तो क्या करना है, हमें इन दोनों को बराबर करना है, 28 और 18 को। तो दोनों में एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर हम, तो वो बराबर हो जाता है। फॉर एग्जांपल अब देखिए, पहला अगर है 1:3, ठीक है, और दूसरा है 2:3, ठीक है। ये 3 और ये 2 कॉमन है, मतलब ये 1:3 है, ये 2:3 है। अब हमें सेम करना है ये बीच वाले को, तो क्या करेंगे, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 से, ठीक है। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, 2:6 और नीचे क्या हो जाएगा, 6:9, विच इज़ 2:6:9, ठीक है। तो इसी को शॉर्ट तरीके में हम इस तरह से लिखते हैं, जिसके आगे पीछे जो नंबर है, पीछे ये वाला आपको उसे लिख देना होता है, ठीक है। तो ये CP हो गया 25:18, ये हो गया 28:18, ये हो गया 28:25, ठीक है। ये आपका तीनों वैल्यू आपको मिल गया यहाँ से, क्लियर है। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, इसके बाद हमें निकालना है CP, इसके बाद हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, और हमें गिवन है हमारे पास मार्क्ड प्राइस, MP हमारे पास गिवन है इस क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे, MP को क्या करेंगे, MP को हम इक्वेट करते हैं सबसे पहले, यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगा आराम से। तो देखिए यहाँ पे MP हमारे पास क्या है, 28:25 है, इस रेशियो वाले में 28:25 हमारा क्या है, MP है। तो अगर हम लिखते हैं 28 28/25 जो है, ये कॉरेस्पॉन्ड करता है 224 को, ठीक है। क्या हम यहाँ से कुछ कर सकते हैं सोल्यूशन सिंप्लीफाई करने के लिए, आप एक बार सोचिए। हम क्या करेंगे, इसे इससे कैंसिल आउट करेंगे। 28 से 8 बार में कितना होता है, 28 × 8 क्या होता है, 224, ठीक है। सो ये क्या हो गया, ये हैंग कर रहा है क्या, ठीक है। ये 8 टाइम्स में चला गया, मतलब 25 ये 8 हो गया कॉरेस्पॉन्ड, ठीक है। हमें निकालना कितना है, 25 × 18,
तो क्या करेंगे, इधर भी 18 से इंटू कर देंगे, 8 इंटू 18 हो जाएगा, 8 इंटू 18 कितना हो जाएगा 144। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। देखिए कैसे किए हम, ये आपका ये क्या है 28 इंटू 25 है और ये हमारा कॉरेस्पॉन्ड कर रहा था 224 को, ठीक है। तो इस वैल्यू को इससे इक्वेट कर दिए हम, 25 से काट दिए, मतलब यहाँ से हमें मिल रहा है 25 बराबर है 8 के, ठीक है। और हमें चाहिए कितना, में चाहिए 25 इंटू 18, तो इधर भी 18 से इंटू कर देंगे, 8 इंटू 18 तो 144 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इफ द बेस रेडियस ऑफ टू सिलेंडर्स आर इन द रेशियो 3:4 and their heights are in the ratio 4:9, then the ratio of their volumes is, देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब हम अगर रेशियो निकालेंगे तो पाई तो आपका दोनों में होगा, ठीक है, पाई पहले वाले में भी होगा, दूसरे वाले में भी होगा, ठीक है। तो पाई को हम नहीं लेते हैं, जो कांस्टेंट वैल्यू होता है उसे हम कभी नहीं लेते हैं रेशियो में, ठीक है। अब रेशियो में निकालना है तो R1 स्क्वायर बाई H1, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, चलिए पाई भी लिख लेते हैं, पाई हो गया, ठीक है, पाई पाई कैंसिल आउट हो गया, R2 का स्क्वायर H2, ठीक है। ये आपका रेशियो निकालना है, तो क्या हो जाएगा, पहला R1, ये R1 R2 है, R1 R2 यहाँ पे गिवन है, H1 H2 यहाँ पे गिवन है, तो 3 का स्क्वायर इंटू 4 बाई 4 का स्क्वायर इंटू 9, कितना हो गया 9 इंटू 4 अपॉन 16 इंटू 9, क्या हो गया 16 इंटू 9, ठीक है। 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, 4 से 4 बार में, रेशियो क्या हो गया 1:4, ठीक है। डायरेक्टली लिख सकते हैं या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, ये रेडियस है 3 और 4 है, हाइट आपका क्या है 4 और 9 है, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है, तो आर स्क्वायर करना है इंटू एच करना है, ये जो है पहले 3 है, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 9 से इंटू 4 करना है 36, ठीक है। ये 4 है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर होगा 16, 16 इंटू 9, 9 से यहाँ कट गया, 9 से 4 बार में, 4 से ये 4 बार में, 1:4 आपका पहला इस सवाल का आंसर हो गया, ठीक है, ऑप्शन डी। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो पैसे भी आप लिख सकते हो, टोटल ऊपर नीचे करके ऐसे लिख के आप ऐसे भी इसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। द परसेंट इंक्रीज इन द टोटल कार्स इन 2016 ओवर 2012। 2012 में 120 है, 2016 में 180 है, कितना का इंक्रीज है भाई 60 का। 60 का इंक्रीज किस पे है 120 पे, 50%। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्या पूछ क्या रहा है, देखिए द परसेंट इंक्रीज इन द टोटल कार्स इन 2016 ओवर 2012। 2012 से 2016 में परसेंट इंक्रीज कितना हुआ है, पहले 120 था, अब 180 है, 60 का इंक्रीज है, बेस क्या है ये फर्स्ट वाला 60 बटा 120, 1/2, 1/2 कितना होता है 50% इस सवाल का उत्तर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 21। इफ x, y, z are 3 integers such that x plus y is equal to 8, y plus z is equal to 13 and z plus x is equal to 17, then the value of x square अपॉन वाई जेड, ये क्या पूछ रहा है आपसे, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। देखिए हमारे पास 3 इक्वेशन है, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, एक्स जेड प्लस एक्स। हम क्या करते हैं तीनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, 2 बार एक्स आ रहा है, 2 बार वाई आ रहा है, 2 बार जेड आ रहा है, मतलब 2x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, इज इक्वल टू 30, 38, 38, ठीक है। ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 19। एक्स प्लस वाई आपका 8 है, तो यहाँ से z क्या हो जाएगा, z 11 हो जाएगा। इक्वेशन ये कीजिए ना, कंपेयर कीजिए, ये x प्लस वाई प्लस जेड 19 है, यहाँ पे x प्लस वाई 8 है, तो z कितना हो जाएगा, z 11 हो गया। y प्लस जेड 13 है, x कितना हो गया, x 6 हो गया। z प्लस x आपका 17 है,
तो y क्या हो गया, y आपका 2 हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है एक्स स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, 6 इंटू 6, वाई और जेड, वाई कितना है 2 है, जेड कितना है 11 है, ये 2 से 3 टाइम्स में जाएगा विच इज़ 18/11। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22, ठीक है। ये मिड पॉइंट थ्योरम इसमें यूज़ किया गया है। देखिए एक ट्रायंगल है, ठीक है, ABC, ये आपका मिड पॉइंट है D और E, ठीक है। ये 1:1 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, ये भी 1:1 में डिवाइड करता है, तो ये इसके पैरेलल होता है, ठीक है। क्लियर है। मतलब अगर ये पॉइंट है, मिड पॉइंट है, ठीक है, मतलब AD इज इक्वल टू DB, इस पॉइंट से एक पैरेलल लाइन हम ड्रॉ करते हैं इस साइड के पैरेलल, DE अगर हम BC के पैरेलल ड्रॉ करते हैं तो जब ये सामने वाले लाइन पे जहाँ पे पहुँचेगा तो ये इसे भी इक्वली डिवाइड करेगा 1:1 में। ये मिड पॉइंट थ्योरम है, ठीक है। सो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 44 इफ D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। ये हमारा हो गया BCA, ठीक है। BC का मिड पॉइंट D है, ये E मिड पॉइंट है AB का, ठीक है। अब कहता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 44 है। अब मिड पॉइंट ये कह रहा है आपका, तो मिड पॉइंट है, अगर ये इसका मिड पॉइंट है, ये E इसका मिड पॉइंट है, तो ये दोनों पैरेलल होगा, दोनों पैरेलल है, तो फिर वही वाला जो पिछला बार हम देखे थे, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, ये कॉमन है, मतलब दोनों छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर है, ठीक है। इसका साइड का रेशियो क्या है, 1:1 है। अगर पूरा साइड का बात करेंगे तो 2 है, ठीक है। तो छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल, ठीक है, इसका रेशियो अगर हम निकालते हैं, छोटा का साइड 1 है, बड़ा का साइड 2 है, ये साइड रेशियो हो गया, ठीक है, साइड रेशियो हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, एरिया रेशियो लिखेंगे यहाँ से, ठीक है। तो एरिया रेशियो क्या होता है, अभी मैं बताया था आपको, स्क्वायर होता है, साइड रेशियो का स्क्वायर होता है, तो 1:4, ठीक है। 4 बड़े वाले का है और 1 छोटे वाले का है, और अगर इसी बीच कोई आपसे क्वाड्रिलेटरल का पूछ दे, ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो क्वाड्रिलेटरल का हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, तो ये जो 4 है आपका, ये आपका गिवन है 44, देख सकते हो आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज 44, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ से हमें लिखना है छोटे वाले का ट्रायंगल BD, देखो BDE, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा 11, 11 मल्टीप्लाइंग फैक्टर है इसका, तो यहाँ पे भी 11 से इंटू कर देंगे, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23। अब ये क्या है, कहता है 4300 रुपीज़ बिकम्स 4644 इन 2 ईयर्स, 2 साल में ये पैसा इतना बन जाता है, ठीक है। फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट दैट विल बिकम ₹10104 इन 5 ईयर्स एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। सबसे पहले हम इंटरेस्ट देखेंगे, ये 2 साल में ये पैसा इतना का इतना कैसे हो रहा है, ठीक है, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से ये इतना हो रहा है, ठीक है। ये आप देखो 4300 है, ये आपका 4644 है, ठीक है। कितना इंटरेस्ट आ रहा है, ये आ रहा है 344 का, ये 2 साल का इंटरेस्ट है, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, बाई 2 कर देंगे, 172 रुपया। 172 रुपये का इंटरेस्ट आपका दे रहा है 4300 पे, मुझे साफ साफ दिख रहा है 43 आपका 1% है,
172 आपका 4% है। देखो 43 इंटू 4 करोगे आप, 43 इंटू 4 करोगे तो 172 बनता है, ठीक है। 4300 तो 43 क्या हो जाएगा आपका, 43 आपका 1% है। तो यही होता है ना कि 100 रुपया है तो अगर 10 रुपये की बात करेंगे 10% होता है, 1 रुपये की बात करेंगे 1% होता है। 2500 है, 2500 टोटली 100% है। 250 की बात करेंगे तो 10% हो जाएगा। अगर 25 की बात करेंगे तो ये 1% हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह 4300 है तो 1% 43 हो गया, 4% आपका क्या हो जाएगा 172, ठीक है। अब ये तो पता चल गया भाई कि 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इसके बाद हम क्या करेंगे 5 साल, तो 5 साल अगर 4% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से हम आगे बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20% एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है। मतलब 100 तो पहले है, मतलब 100 का 120 हो रहा है कोई भी चीज़, कह सकते हैं कि नहीं हम। 20 रुपये का इंटरेस्ट, 20% इंटरेस्ट है अगर, तो 100 में 20 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। क्लियर है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे, सॉरी ये फिर हैंग हो रहा है, 1 मिनट। तो 100 से 120 हो रहा है, ठीक है। 120 का वैल्यू में पता है 10104, क्या इंटरेस्ट लगने के बाद ही आ रहा है ना ये, 5 साल के बाद। तो 10104 आपका 120 है, हमें 100 निकालना है, ठीक है। बी 20 से 5 टाइम्स, 20 से 6 टाइम्स, 6 से कितने बार में जाएगा, 6 से जाएगा 1684, ठीक है। अब बस क्या करना है 1684 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 85। ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया इसके लिए, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करके देख सकते हो यही आएगा, बाकी दो ठीक है 8420, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 24, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है, इसे आप कुछ नहीं, 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 41, 41 आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। कुछ नहीं करना था इसमें। देखिए जब भी हम इसमें क्या करते हैं, ये आपका एक है x इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, y इज इक्वल टू a साइन थीटा माइनस b cos थीटा। इसे हम जब सॉल्व करते हैं तो ये आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये डिराइव्ड एक फॉर्मूला है, अगर ये गिवन होता है तो ये आपका डिराइव्ड फॉर्मूला है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमसे पूछा गया है, तो ये जो कोफिशिएंट है इसका स्क्वायर करके हमें सम करना होता है। 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 16 प्लस 25 विच इज़ 41, ठीक है। 41 हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी। क्लियर है, डायरेक्ट बेस पे ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25 और 25 क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन ये भी आपका डीआई का क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है द परसेंटेज डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ विच टाइप ऑफ कार इन 2017 विद रेफरेंस टू 2016 वाज द मैक्सिमम। तो ये क्वेश्चन आपके लिए, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। मैं देखता हूँ किन किन का आंसर सही होता है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।